यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। बहुत अच्छी शारीरिक सुरक्षा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरी मुक्के की मार झेलने के बाद भी जीवित रह सका। दिलचस्प। शाही महल की दीवार पर हरिनंद के पास अद्वय अचानक प्रकट हुआ था और उसने आरव को घूरते हुए मुस्कुराकर उदासीनता से कहा, क्या तुमने उससे लड़ाई की है? हरिनंद ने अद्वय की ओर देखा और यह सवाल पूछा। अद्वय ने सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, चिंता न करें बुजुर्ग हरिनंद। भले ही उसने तलवार इंटेंट को समझा हो और राजास्तर डार्क बिस्ट के बराबर शारीरिक शक्ति रखता हो, फिर भी वह मेरा आधार बनने के लिए बाध्य है। उसके लहजे से दृढ़ आत्मविश्वास झलक रहा था। यह सुनकर हरिनंद ने सिर हिलाया। उसे अद्वय की वास्तविक ताकत के बारे में काफी जानकारी थी। भले ही आरव ने तलवार इंटेंट को समझा हो और राजास्तर डार्क बिस्ट के बराबर शारीरिक शक्ति रखता हो, अंत में वह अद्वय के लिए सिर्फ एक आधार ही हो सकता था। आरव के अलावा क्या बाकी सब भी नीचे नहीं हैं? यह कहा जा सकता है कि दक्षिणी क्षेत्र अगले 1000 वर्षों के लिए अद्वय का मंच बनने वाला था और यह आदित्य विद्यालय का मंच भी होगा। मैदान पर जयव्रत ने अपने मुंह के कोने से ताजा खून पोंछा और फिर उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए आरव को घूरा। उसने धीमी आवाज में कहा, राजास्तर डार्क बिस्ट के बराबर शारीरिक सुरक्षा। मैंने वास्तव में तुम्हें फिर से कम समझा। उसे हमेशा लगता था कि आरव की ताकत उसके छोटे भाई मृत भानु के बराबर है। हालांकि इन कुछ टकरावों के बाद उसने देखा कि यह व्यक्ति जिसे उसने अतीत में बहुत महत्व दिया था, उसकी ताकत उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। आरव धीरे धीरे जयव्रत की ओर बढ़ा और बोला, तुमने हमेशा मुझे कम आंका है और तुम अब भी मुझे कम आंक रहे हो। क्या तुम नहीं हो? ओह! जयव्रत की भौहें उठीं जबकि उसने कहा, लगता है तुम्हारे पास एक और जबरदस्त तुरुप का पत्ता है। मैं वास्तव में इसका अनुभव करना चाहता हूं। आरव ने बोलना जारी नहीं रखा और इसके बजाय उसने तूफान चाल तकनीक का उपयोग किया। इस तकनीक के बढ़ावे के तहत आरव की गति तुरंत चरम पर पहुंच गई और उसने एक छवि पीछे छोड़ दी जबकि उसका आकृति तुरंत जयव्रत के सामने आ गया। उसके बाद उसके हाथ में बैंगनी स्पिरिट तलवार तेज और हिंसक तरीके से एक तूफान की तरह जयव्रत की ओर झपटी। वह वास्तव में अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके जयव्रत से निपटना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसके पीछे जयव्रत से भी अधिक शक्तिशाली विरोधी इंतजार कर रहे थे। अगर उसने अभी अपने सभी तुरुप के पत्ते खोल दिए तो इसके बाद की लड़ाइयां उसके लिए और अधिक कठिन हो जाएंगी। आखिरकार तब हर कोई उसके प्रति सतर्क रहेगा। वह चाहता था कि सम्राट अकादमी का अमरीश, आदित्य विद्यालय का अद्वय और दोनों महलों की 2 महिलाएं उसे कम आंकें। केवल उन्हें कम आंकने के लिए मजबूर करके ही आरव के पास आरोहण रैंकिंग्स पर पहला स्थान हासिल करने का बेहतर मौका होगा। इसके विपरीत अगर हर कोई उसे बहुत महत्व देता है और उसे गंभीरता से लेता है, तो उसे जिन लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा वे और अधिक कठिन होती जाएंगी। मैदान पर आरव और जयव्रत लगातार हमलों का आदान प्रदान कर रहे थे। उनके हमले इतने तेज थे कि मैदान के नीचे अनगिनत गूढ़ साधक दंग रह गए क्योंकि उनमें से अधिकांश उनके हमलों को स्पष्ट रूप से देखने में पूरी तरह असमर्थ थे। वे केवल मैदान से गूंजती धातु के टकराने की लगातार आवाजें ही सुन सकते थे। 2 घंटे बाद जयव्रत के पहने कपड़े फटे पुराने थे, जबकि उसके पूरे शरीर पर तलवार के अनगिनत गहरे निशान थे। दूसरी ओर भले ही आरव के कपड़े भी फटे पुराने थे, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। जाहिर है लड़ाई के इन 2 घंटों के दौरान आरव ने एक लाभदायक स्थिति हासिल कर ली थी। आरव की लड़ने की शैली थोड़ी बेशर्म थी। हाँ, उसने खुद का बचाव करने के किसी भी इरादे को पूरी तरह से त्याग दिया था और उसने जयव्रत के साथ हमलों का आदान प्रदान किया।
जयव्रत की शारीरिक सुरक्षा आरव की शारीरिक सुरक्षा से कैसे तुलना कर सकती थी? इसलिए लड़ाई के इस बिंदु पर जयव्रत का पूरा शरीर चोटों से ढका हुआ था, जबकि आरव पूरी तरह से अक्षत था। मैदान पर लड़ रहे आरव को देखते हुए मैदान के नीचे अनगिनत गूढ़ साधक और विशेष रूप से समूह संख्या 9 में भाग लेने वाले गूढ़ साधकों के चेहरे पर गंभीर भाव थे, क्योंकि आरव की शारीरिक सुरक्षा वास्तव में बहुत भयानक थी। जयव्रत के पास मौजूद काली हंसिया कम से कम धरती स्तर का खजाना थी, फिर भी वह संहार इंटेंट द्वारा बढ़ाया जाने पर भी आरव की त्वचा को भेद नहीं पा रहा था। तो अगर वे आरव से मिलते हैं तो शायद वे आरव को मार भी न पाए, भले ही आरव वहां खड़ा रहे और उन्हें ऐसा करने दे। बूम! तलवार और हंसिया टकराए और फिर वे दोनों एक बार फिर से अलग हो गए। जैसे ही उसने अपने पूरे शरीर में बहते खून को महसूस किया, जयव्रत ने एक गहरी सांस ली, इससे पहले कि उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा पागलपन की तरह उछलने लगी। उसने धीरे से काली हंसिया को उठाया और दूर से आरव की ओर इशारा किया, इससे पहले कि उसने कहा, युद्ध में तुमसे मिलने के बाद से मैंने असंख्य गलतियां की हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मैं उन्हें अब बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जयव्रत ने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लीं। उसी समय अनगिनत काली ऊर्जा के धागे पतली हवा से प्रकट हुए और जयव्रत को ढकने के लिए नीचे उतरे। इसके अलावा इस काली ऊर्जा के बीच खून के अनगिनत धागे तेजी से बह रहे थे, जिससे यह बेहद रहस्यमय लग रहा था। इस क्षण जयव्रत असाधारण रूप से दुखी था, क्योंकि आरव के साथ इतनी लंबी लड़ाई के बाद वह चोटिल होने वाला पहला व्यक्ति ही नहीं था, उसे आरव ने कसकर दबा भी रखा था। भूत संप्रदाय की युवा पीढ़ी का नंबर 1 व्यक्ति जयव्रत इसे कैसे सहन कर सकता था? तो उसने पीछे न हटने का इरादा किया। यह भूत संप्रदाय की मध्यम ग्रेड धरती स्तर तकनीक भयंकर अनिष्ट ऊर्जा है। शाही महल की दीवार पर खड़े हरिनंद ने कुगू को घूरते हुए यह सवाल पूछा। नभजीत और शैलाधर के भाव बदल गए जब उन्होंने यह सुना, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से इस तकनीक भयंकर अनिष्ट ऊर्जा तकनीक को जानते थे। यह भूत संप्रदाय की एक बहुत ही प्रसिद्ध तकनीक थी और तलवार संप्रदाय के अनगिनत शिष्य इस तकनीक के नीचे मारे गए थे। इस क्षण उन दोनों ने चिंतित भाव प्रकट किए, क्योंकि तलवार संप्रदाय ने आरव को कोई धरती स्तर की तकनीक नहीं दी थी। दूसरे शब्दों में, आरव इस मध्यम ग्रेड धरती स्तर तकनीक का विरोध कैसे कर सकता था? कुगू ने पहली बार एक मुस्कान प्रकट की और उसने कहा, यह मध्यम ग्रेड धरती स्तर तकनीक कुल 9 स्तरों में विभाजित है और जयव्रत ने इसे पहले ही 7वें स्तर तक साधना कर लिया है। कुछ गुप्त तकनीकों के साथ वह इस धरती स्तर तकनीक की 80% शक्ति को बाहर ला सकता है। पहले दिव्य स्तर की तलवार इंटेंट को समझने वाले व्यक्ति के खिलाफ इसकी 80% शक्ति। हाँ, हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। जब उसने यह सुना तो शैलाधर की आंखों में चिंता और गहरी हो गई। दूसरी ओर पुष्प महल की अनिका ने अपने मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। वह स्वाभाविक रूप से आरव को जीतते और जीवित रहने की कामना नहीं करती थी। तो यह सबसे अच्छा था। बेशक भले ही आरव जयव्रत के हाथों न मरे, वह प्रभा के हाथों मर जाएगा, या शायद वह अद्वय या अमरेश के हाथों मर जाएगा। उसकी राय में आरव जितनी जल्दी मरे उतना ही अच्छा। मैदान पर जयव्रत के चारों ओर लिपटी काली ऊर्जा तेजी से मोटी और संख्या में अधिक होती गई। बस कुछ सांसों के समय में पूरा मैदान अनगिनत काली ऊर्जा के धागों से ढक गया, जबकि अनगिनत खून के धागे काली ऊर्जा के भीतर कीड़ों की तरह लगातार घूम रहे थे। यह एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य था।
मैदान के नीचे अनगिनत गूढ़ साधक 30 मीटर से अधिक पीछे हट गए, क्योंकि मैदान पर भयंकर अनिष्ट ऊर्जा से निकलने वाली भयानक आभा ने उन्हें डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। आरव के चेहरे पर एक गंभीर भाव था और उसने इस दृश्य को घूरते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जो दुनिया के अंत जैसा लग रहा था। वह धरती स्तर की तकनीक द्वारा धारण की गई शक्ति से बहुत स्पष्ट रूप से अवगत था और वह जानता था कि जयव्रत की तकनीक कम से कम एक निम्न ग्रेड धरती स्तर की तकनीक थी और शायद एक मध्यम ग्रेड धरती स्तर की तकनीक भी हो सकती थी। इसके अलावा काली ऊर्जा में रक्त लाल धागों ने उसे थोड़ा डरा दिया। आरव ने एक गहरी सांस ली, इससे पहले कि उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा पागलपन की तरह उछलने लगी। इस क्षण वह अपनी शारीरिक शक्ति के साथ जयव्रत के खिलाफ सीधे जाना जारी नहीं रख सकता था, क्योंकि एक धरती स्तर की तकनीक उसे नुकसान पहुंचा सकती थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इसे जयव्रत की संहार इंटेंट द्वारा बढ़ाया जा रहा था, इसलिए इसकी शक्ति बेहद भयानक होगी। जैसे ही उसकी गूढ़ ऊर्जा लगातार उछलती गई, आरव के हाथ में बैंगनी स्पिरिट तलवार अचानक तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठी और फिर एक स्पष्ट और सुरीली तलवार दहाड़ गूंज उठी। बैंगनी स्पिरिट तलवार पर प्रकाश के धागे के बाद धागे चमके, जबकि कुछ कभी कभी विस्फोटक रूप से बाहर भी निकले, और जब वे कठोर जमीन से टकराए तो कुछ गहरे काले और तलहीन छेद बन जाएंगे। वह कौन सी तलवार तकनीक है? हरिनंद ने भौहें चढ़ाते हुए यह सवाल पूछा। उनके पीछे खड़े अद्वय ने सिर हिलाया और कहा, तलवार संप्रदाय के पास ऐसी तलवार तकनीक नहीं लगती है। जब उन्होंने उन दोनों को सुना तो पुष्प महल, भूत संप्रदाय और बर्फ महल के सदस्यों ने शैलाधर और नभजीत की ओर देखा। वे भी जिज्ञासु थे कि आरव जयव्रत के खिलाफ किस तरह की तलवार तकनीक का उपयोग करने वाला था। आखिरकार तलवार संप्रदाय की तलवार तकनीकें दुनिया में प्रसिद्ध थीं। नभजीत ने सिर हिलाया और कड़वाहट से हंसा जब उसने सभी को उसकी ओर देखते हुए देखा, क्योंकि तलवार संप्रदाय ने आरव को कोई उच्च गुणवत्ता वाली तलवार तकनीक नहीं सिखाई थी। तो इस क्षण यहाँ तक कि वह भी बेहद उत्सुक था कि आरव जयव्रत के खिलाफ वास्तव में किस तलवार तकनीक का उपयोग करने वाला था। आखिरकार जयव्रत ने एक मध्यम ग्रेड धरती स्तर तकनीक को क्रियान्वित किया था, तो एक साधारण तकनीक इसका विरोध कैसे कर सकती थी? यह सिर्फ शाही महल की दीवारों पर मौजूद ये विशेषज्ञ ही नहीं थे, अनगिनत अन्य लोगों ने भी आरव को घूरा था, क्योंकि वे यह देखना चाहते थे कि आरव किस तरह की दुनिया को हिला देने वाली तकनीक को क्रियान्वित करने वाला था। अनगिनत लोगों की निगाहों के तहत आरव ने इसके बजाय धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और केवल उसके हाथ में पकड़ी बैंगनी स्पिरिट तलवार लगातार हिंसक रूप से कांप रही थी। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो अनगिनत लोग हैरान रह गए। क्या वह मौत को बुलावा दे रहा है? ठीक इसी क्षण जयव्रत ने आरव की ओर एक कदम बढ़ाया। आरव को घूरते हुए जयव्रत के चेहरे पर, जो काली ऊर्जा के नीचे ढका हुआ था, एक भयंकर भाव प्रकट हुआ। समय के एक निश्चित क्षण में उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा ज्वार की तरह उछली, इससे पहले कि उसने अपना दायां हाथ उठाया, और फिर उसके हाथ में हंसिया तेजी से घूमने लगी। जैसे ही यह घूमी, उसके ब्लेड पर खून के धागे विस्फोटक रूप से आरव की ओर गोली की तरह निकलने वाले पहले थे। खून के धागे बिजली की कड़क की तरह बेहद तेज थे। आसपास के लोग उन खून के धागों को देखने में असमर्थ थे और वे केवल तीखी और कान फाड़ने वाली सीटी ही सुन सकते थे जो उन्होंने उत्सर्जित की थी। जब उसने उन्हें विस्फोटक रूप से गोली की तरह आते हुए महसूस किया तो आरव ने अपनी आंखें नहीं खोलीं और उसने बस एक हाथ से अपनी तलवार पकड़ी और उसे अपने सामने नीचे की ओर झटका दिया। सुनहरी तलवार का एक धागा विस्फोटक रूप से बाहर निकल गया। उसकी तलवार इंटेंट से बढ़े होने के तहत यह तलवार बेहद भयंकर और तेज थी, और यह उस बिंदु तक तेज थी कि आसपास के लोगों ने बस इसे अपनी आंखों के सामने चमकते हुए देखा।
बूम! मैदान से अचानक एक विस्फोट गूंज उठा और फिर ऊर्जा की एक अदृश्य लहर अचानक आसपास बह गई। हर जगह यह गुजरी, मैदान की जमीन तुरंत दो भागों में टूट गई जबकि बाह जितनी मोटी दरारें तेजी से आसपास फैल गईं। जब उन्होंने ऐसा दृश्य देखा तो मैदान के नीचे के दर्शकों ने हैरान भाव प्रकट किए क्योंकि ऐसी शक्ति वास्तव में बहुत भयानक थी। केवल यह ऊर्जा की लहर उनमें से कई को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। इस क्षण अनगिनत लोग अपने दिलों में हैरान थे। जब उसने देखा कि खून के वे धागे आरव की तलवार से टुकड़े टुकड़े हो गए हैं तो जयव्रत का भाव तुरंत और भी अधिक भयंकर हो गया और फिर वह क्रोधित होकर चिल्लाया, जाओ! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके चारों ओर और पूरे मैदान पर काली ऊर्जा तुरंत एक साथ विलय हो गई जिससे एक बेहद विशाल अजगर बन गया और यह उस बिंदु तक बढ़ा था कि इसने पूरे मैदान को ढक लिया। विशाल काले अजगर के भीतर से अनगिनत काली ऊर्जा के धागे लगातार आसपास उछल रहे थे और जब उन्हें आकाश और पृथ्वी को ढकने वाली काली ऊर्जा ने ढक लिया तो सभी दर्शक तुरंत भयभीत हो गए जैसे कि वे दुनिया के अंत का सामना कर रहे हों। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जयव्रत की ओर से एक ठंडी घुरघुराहट के साथ काली ऊर्जा से बना अजगर हवा में लहराया और फिर यह आरव की ओर नीचे गोता लगाते हुए एक भयानक दबाव उत्सर्जित करने लगा। उसी समय जयव्रत का आकृति क्षण भर में चमका और आरव की ओर धमाके के साथ दौड़ा। दूसरी ओर इस क्षण आरव की आंखें अब भी बंद थीं। उसकी तलवार इंटेंट ने उसके सामने एक अदृश्य दीवार बना ली थी और यह दबाव और काली ऊर्जा के अनगिनत धागों को उससे 3 मीटर दूर रखे हुए थी। हालांकि जब काला अजगर आरव के सामने पहुंचा तो आरव द्वारा उत्सर्जित तलवार इंटेंट तुरंत बिखर गया और फिर वह सीधे काले अजगर के घेरे में आ गए। इस क्षण जयव्रत आरव के सामने पहुंच चुका था और अपनी कलाई को मोड़ते हुए उसने हाथ में मौजूद काली हंसियां आरव की ओर झपट पड़ी। आरव को काले अजगर से घिरे देखकर प्रभा, मोहिनी और निशिता ने तुरंत सिर हिलाया और आह भरी। इस क्षण अगर आरव एक धरती स्तर की तकनीक का भी उपयोग करता तो भी बहुत देर हो चुकी होती, क्योंकि जयव्रत की धरती स्तर की तकनीक रूप ले चुकी थी और वह आरव के सामने आ चुकी थी। तो आरव को अब धरती स्तर की तकनीक को निष्पादित करने का समय कैसे मिलता? आखिरकार धरती स्तर की तकनीकों का निष्पादन उन तलवार के धागों जैसा नहीं था जिसका उपयोग उन्होंने पहले किया था और इसे बस यूं ही निष्पादित नहीं किया जा सकता था। शाही महल की दीवार पर शैलाधर का भाव थोड़ा बदल गया। जैसे ही वह कुछ करने वाली थीं, नभजीत ने उसे रोक दिया और उसकी ओर सिर हिलाया। आरोहण रैंकिंग्स के नियम नहीं तोड़े जा सकते थे। यहाँ तक कि आदित्य विद्यालय भी नियमों को नहीं तोड़ सकता था और जो ऐसा करता वह अगली आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने में असमर्थ हो जाता। इस क्षण तलवार संप्रदाय अगली आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने में असमर्थ रहने के परिणामों को बिल्कुल नहीं झेल सकता था। ठीक इसी क्षण पुष्प महल की अनिका अचानक ठंडी हंसी और कहा, मैं मूल रूप से देखना चाहती थी कि तलवार संप्रदाय का यह शिष्य किस तरह की दुनिया को हिला देने वाली तलवार तकनीक का उपयोग करेगा, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि क्लिंग। ठीक इसी क्षण तलवार की एक गूंजती हुई दहाड़ सुनाई दी और इससे अनिका की उपहासात्मक आवाज अचानक रुक गई और इससे कोगू के चेहरे पर अभी अभी आई मुस्कान जम गई। इस क्षण अनगिनत लोगों ने अपनी आंखें उठाईं और उस मंच की ओर देखा जो अभी भी काली ऊर्जा से घिरा हुआ था। काली ऊर्जा के भीतर से सुनहरी तलवार की 3 किरणें आकाश में तेजी से निकलीं और फिर काली ऊर्जा से संघनीभूत काला अजगर चारों ओर बिखर गया, जिससे मंच पर का दृश्य प्रकट हो गया। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो शाही महल की दीवार पर मौजूद उन महान हस्तियों सहित आसपास के अनगिनत लोग तत्काल स्तब्ध रह गए। इस क्षण आरव और जयव्रत केवल कुछ कदम दूर थे और दोनों एक दूसरे के सामने थे।
बेशक मुख्य बात यह थी कि आरव की तलवार सीधे जयव्रत की छाती में घुसी हुई थी। जयव्रत पूरी तरह से मरा नहीं था। उसकी आंखें चौड़ी खुली थीं, वह आरव को घूर रहा था और उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं जब उसने कहा, प्रबुद्ध। जयव्रत ने अपनी बात पूरी नहीं की क्योंकि आरव ने अपनी तलवार को झटका दिया और तुरंत जयव्रत को 2 टुकड़ों में काट दिया। जयव्रत को तलवार के एक झटके से खत्म करने के बाद आरव ने अपने दाहिने हाथ से संकेत किया और फिर जयव्रत की अनंतकोश अंगूठी और जमीन पर पड़ी काली हंसियां उसकी हथेली में उड़ गईं। जब वह काली हंसिया के संपर्क में आए तो तुरंत बलिष्ठ ऊर्जा का एक धागा उस पर हमलावर हुआ। आरव ने भौं सिकोड़ी और फिर उसकी तलवार इंटेंट उमड़ पड़ी और बलिष्ठ ऊर्जा को दबा दिया। यह कम से कम धरती स्तर के मध्य ग्रेड की है। अच्छा, आरव ने काली हंसिया को देखते हुए मुस्कुराया और फिर उसने उसे अपनी अनंतकोश अंगूठी में रख दिया, इससे पहले कि वह मुड़ा और मंच से बाहर चला गया। आरव को मंच से नीचे उतरते देखकर आसपास के अनगिनत लोग अभी भी अपने सदमे से उबर नहीं पाए थे। इस क्षण उनके दिमाग में अभी भी केवल एक ही विचार था और वह यह जानने की जिज्ञासा थी कि आरव ने जयव्रत को कैसे मार डाला। न केवल मंच के नीचे के गूढ़ साधक भ्रमित थे, बल्कि दीवार पर मौजूद महान हस्तियां भी उलझन में थीं। यहाँ मौजूद सभी लोगों में उन्हें धरती स्तर की तकनीक द्वारा अधिकार की गई शक्ति की सबसे अच्छी समझ थी और ठीक इसी वजह से वे और भी अधिक भ्रमित थे, क्योंकि आरव न केवल उस धरती स्तर की तकनीक के सामने पूरी तरह से सुरक्षित था, बल्कि उसने जयव्रत को मार भी डाला था। आरव ने जयव्रत को कैसे मारा? आरव के अलावा आसपास किसी को भी इसका जवाब नहीं पता था। तलवार के एक ही वार से सभी तकनीकों को नष्ट करने का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि तलवार का एक ही वार दुनिया की अनगिनत तकनीकों को नष्ट कर सकता था। हाँ, आरव ने पहले कोई रोक-टोक नहीं रखी थी और जयव्रत से निपटने के लिए सबसे सरल, सबसे प्रत्यक्ष और सबसे प्रभावी तरीका अपनाया था, और वह था जयव्रत की तकनीक में दोष का पता लगाना और घातक वार करना। आरव के सामने, जिन्होंने प्रबुद्ध तलवार को समझा था, जयव्रत का युद्ध तकनीक का उपयोग करने का कार्य निस्संदेह मौत को बुलावा देने जैसा था। जिस क्षण जयव्रत ने तकनीक को निष्पादित किया था, आरव उसकी कमियों को पहले ही देख चुका था और इसके साथ ही जयव्रत ने उसके पास आने की गलती भी की थी। जयव्रत सचमुच मौत को बुला रहा था। बेशक प्रबुद्ध तलवार अजेय नहीं थी। यदि जयव्रत ने धरती स्तर की तकनीक को दोषरहित तरीके से निष्पादित किया होता तो आरव के लिए उसे इतनी आसानी से नष्ट करना असंभव होता। सीधे शब्दों में कहें, प्रबुद्ध तलवार की ताकत मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती थी कि किसी के प्रतिद्वंद्वी ने एक निश्चित तकनीक को किस स्तर तक विकसित किया था। भले ही बहुत कम लोग किसी तकनीक को पूर्णता तक विकसित करने में सक्षम थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कोई भी नहीं था। जब उसने आसपास देखा और पाया कि वे सभी भ्रमित थे, तो आरव ने हल्का सा सिर हिलाया। इससे पहले उसने शुरुआत में अपनी प्रबुद्ध तलवार को प्रकट क्यों नहीं किया था? इसका कारण यह था कि उसे उम्मीद थी कि वह इसे अपने अंतिम हथियार के रूप में रख सकता है। इसलिए वह लगातार एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। अंत में जयव्रत ने एक ऐसी तकनीक को निष्पादित किया जिसने मंच को बाहरी दुनिया के सभी लोगों की दृष्टि से छिपा दिया था। यदि जयव्रत को पता होता कि आरव ने प्रबुद्ध तलवार प्राप्त कर ली है, तो वह आरव के खिलाफ कोई भी तकनीक का उपयोग नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज ने उन सभी वर्षों पहले दुनिया भर में सर्वोच्च शासन क्यों किया था? इसका कारण प्रबुद्ध तलवार थी। उस समय अनगिनत विशेषज्ञ उनके सामने भयानक आक्रामक क्षमताओं वाली किसी भी तकनीक को निष्पादित करने की हिम्मत नहीं करते थे। बेशक अगर दूसरों को पता चलता कि आरव ने प्रबुद्ध तलवार प्राप्त कर ली है, तो आरव के लिए अब अकेले रहना असंभव होगा।
हालांकि एक और भी उच्च संभावना थी कि आरव का अस्तित्व ही समाप्त हो गया होता, क्योंकि उसके वास्तव में बहुत सारे दुश्मन थे, विशेष रूप से पुष्प महल। अगर पुष्प महल को पता चलता कि उसने प्रबुद्ध तलवार प्राप्त कर ली है, तो आत्मोन्नति स्तर का एक विशेषज्ञ या यहाँ तक कि कई आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ शायद आरोहण रैंकिंग्स समाप्त होते ही उसकी हत्या कर देते। पुष्प महल दक्षिणी क्षेत्र की एक असाधारण शक्ति थी, और इसके संसाधन और भंडार केवल आदित्य विद्यालय और महाचिन साम्राज्य से हीन थे। हालांकि वे कितने भी बहादुर क्यों न हो, वे आरव के विकास को जारी रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। प्रबुद्ध तलवार, खासकर जब यह तलवार दाव में एक प्रतिभाशाली द्वारा परिपक्वता तक पहुंच जाता है, तो यह वास्तव में बहुत भयानक होगा। एक बार जब आरव की प्रबुद्ध तलवार की उपलब्धि खुली हो जाती, तो आदित्य विद्यालय, पुष्प महल और भूत संप्रदाय जैसी उनके प्रति शत्रुतापूर्ण शक्तियां उसे जीने नहीं देंगी। इसलिए शुरुआत से ही आरव ने प्रबुद्ध तलवार की अपनी उपलब्धि को आसानी से उजागर करने की हिम्मत नहीं की थी। सीधे शब्दों में कहें, आरव का वास्तव में भयानक पहलू वास्तव में उसकी तलवार नियंत्रण तकनीक, उसके द्वारा समझी गई तलवार इंटेंट या उसके पास मौजूद तलवार संदूक नहीं थी। वास्तव में भयानक पहलू उसकी प्रबुद्ध तलवार थी। जिसने प्रबुद्ध तलवार प्राप्त की, वे तलवार के एक ही वार से सभी तकनीकों को नष्ट कर सकते थे। यह सिर्फ एक आधारहीन कहावत नहीं थी। असंभव, असंभव। जयव्रत के शव को देखते हुए, जिसे आरव ने 2 टुकड़ों में काट दिया था, कोगो अपनी आत्मा खो चुका लग रहा था और धीमी आवाज में बड़बड़ा रहा था। यह सिर्फ कोगो ही नहीं था, दीवार पर मौजूद अन्य सभी और मंच के नीचे के अनगिनत भागीदार गूढ़साधक भी भ्रमित थे। वे इस बात से परेशान थे कि आरव धरती स्तर की तकनीक से कैसे बच पाए और अपनी तलवार के एक ही झटके से जयव्रत को 2 टुकड़ों में काट दिया। यह एक धरती स्तर की तकनीक थी। इसके अलावा यह जयव्रत द्वारा निष्पादित एक धरती स्तर की तकनीक थी जिसने संहार इंटेंट को समझा था। आसपास के अनगिनत लोग भ्रमित और स्तब्ध थे। बेशक उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि आरव ने प्रबुद्ध तलवार प्राप्त कर ली थी। तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज के बाद से दक्षिणी क्षेत्र में किसी ने भी इसे समझा नहीं था। इसलिए उनमें से किसी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा था। इस क्षण वे इस बारे में सोच रहे थे कि क्या आरव ने किसी तरह की रहस्यमय और जबरदस्त तलवार तकनीक का उपयोग किया था। आसपास के स्तब्ध और भ्रमित नजरों के बीच आरव मंच से नीचे उतरा और फिर उसने अभी भी सदमे में न्यायाधीश की ओर देखा। न्यायाधीश तुरंत अपने सदमे से उबरे और फिर घूंट भरकर घोषित किया, तलवार संप्रदाय के आरव विजेता हैं। जब उसने न्यायाधीश को सुना, तो अनगिनत लोग अपनी चेतना में लौटे और फिर वे आरव को देखते हुए जोश के साथ चर्चा करने लगे। यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? उसने भूत संप्रदाय के जयव्रत को कैसे मार डाला? इसके अलावा वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। क्या यह किंवदंती की स्वर्गस्तर की युद्ध तकनीक हो सकती है? यह हो सकता है। क्या आप सभी ने ध्यान दिया कि वह शुरुआत से ही कितना शांत था? 6 महान शक्तियों में से एक के रूप में तलवार संप्रदाय में निश्चित रूप से एक स्वर्गस्तर की तकनीक है। तो तलवार संप्रदाय ने निश्चित रूप से इसे आरव को दिया और इसने आरव को जयव्रत की धरती स्तर की तकनीक का सामना करते हुए जयव्रत को 2 टुकड़ों में काटने की अनुमति दी। तो आरव ने एक स्वर्गस्तर की तकनीक का अभ्यास किया है। एक स्वर्गस्तर की तकनीक। शाही महल की दीवार पर अद्वय ने यह सुनकर तुरंत सिर हिलाया और हंसा। उसने कहा, अज्ञानी साथी, यह तो छोड़िए कि तलवार संप्रदाय के पास स्वर्गस्तर की तकनीक है या नहीं, अगर उसके पास होती भी तो क्या आरव इसका अभ्यास कर सकता था?
स्वर्गस्तर की तकनीक का अभ्यास करने की कठिनाई धरती स्तर की तकनीक की तुलना में 10 गुना से अधिक है। हरिनंद, जो अद्वै के बगल में खड़े थे, उन्होंने सिर हिलाया और कहा, यह बिल्कुल स्वर्गस्तर की तकनीक नहीं थी। एक बार जब स्वर्गस्तर की तकनीक को निष्पादित किया जाता है तो यह तुरंत आसपास की सभी ऊर्जा को नियंत्रण में ले लेती है। हालांकि जयव्रत द्वारा निष्पादित राक्षसी बलिष्ठ ऊर्जा तकनीक के कारण हुए ऊर्जा के उतार चढ़ाव के अलावा आसपास कोई अन्य असामान्य ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं थे, तो उसने बिल्कुल अन्य रहस्यमय तलवार तकनीकों का उपयोग नहीं किया था। अद्वै ने उदासीनता से मुस्कुराया और कहा, उसका अंतिम हथियार चाहे जो भी हो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कोई भी मुझे युद्धदेव का खिताब हासिल करने से नहीं रोक सकता। हरिनंद ने धीरे से सिर हिलाया। वह अद्वै की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे और उन्हें नहीं लगा कि अद्वै शेखी मार रहा है, क्योंकि युवा पीढ़ी में वास्तव में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो अद्वै का मुकाबला कर सकें, और अगर यह आरव द्वारा इस क्षण प्रकट की गई ताकत पर आधारित था तो आरव में अभी भी अद्वै का मुकाबला करने की योग्यता नहीं थी। ठीक इसी क्षण कोगो अचानक दीवार से नीचे कूदे और क्षेत्र पर उतर गए। उसके बाद उन्होंने न्यायाधीश की ओर देखा जिसने अभी अभी युद्ध के परिणाम की घोषणा की थी और कहा, इस युद्ध में कुछ गड़बड़ है। मुझे संदेह है कि आरव ने बाहरी स्रोत की शक्ति का उपयोग किया। जब न्यायाधीश ने यह सुना तो उन्होंने भौं सिकोड़ी और फिर उन्होंने आरव की ओर देखा। सच कहूं तो उन्हें भी लगा कि इस युद्ध में कुछ अजीब है। हालांकि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि आरव ने बाहरी स्रोत की शक्ति का उपयोग किया था। चूंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह आरव के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे या पहले हुए युद्ध को शून्य घोषित नहीं कर सकते थे। ये आरोहण रैंकिंग्स के नियम थे। सभी जानते हैं कि तुम्हारे पास एक रहस्यमय राजास्तर डार्क बिस्ट है। मुझे संदेह है कि रहस्यमय राजास्तर डार्क बिस्ट ने अभी तुम्हारी मदद की, अन्यथा तुम्हारे पास मौजूद ताकत के साथ तुम उस धरती स्तर की तकनीक की शक्ति का विरोध कैसे कर सकते थे और मेरे भूत संप्रदाय के जयव्रत को नष्ट कैसे कर सकते थे? कोगु ने गहरी आवाज में बोला। उसने जानबूझकर अपनी गूढ़ ऊर्जा से अपनी आवाज को तेज किया था, जिससे वर्ग में हर कोई उसे स्पष्ट रूप से सुन सके। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।